हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार वर्मा। आप लोगों का इकोलॉजी का नया लेसन है पर्यावरणीय कारक। आज हम पर्यावरणीय कारकों को समझेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इस पर्यावरण जो कारक हैं, इसमें दो प्रकार के कारक पाए जाते हैं। एक है अजैविक, दूसरा है जैविक कारक। और ये दोनों जैविक एवं अजैविक कारक दोनों अंतर संबद्ध होते हैं। दोनों का अंतर क्रिया करते हैं और दोनों से क्या होता है, वातावरण मिल गए, वातावरण का निर्माण होता है जिसमें जैविक एवं अजैविक कारक पाए जाते हैं। अब हम इसे जो मुख्य बात करेंगे, जो हम पर्यावरणीय कारकों पर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में दो कारक है, अजैविक एवं जैविक। अब इसके जो हम सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे अजैविक कारक। अजैविक कारक क्या होते हैं? अजैविक कारक दो प्रकार के होते हैं और ये दो प्रकार से, एक होता है भौतिक कारक, एक होता है रासायनिक कारक। अब हम इनके बारे में एक एक कारकों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला इसका जो अजैविक कारक का जो पहला पढ़ेंगे भौतिक कारक, और भौतिक कारक में से प्रकाश। प्रकाश एक पर्यावरणीय कारक है और प्रकाश जीवों को तथा वातावरण को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है। मान लीजिए हम उसमें देखते हैं जलीय आवास में प्रकाश की देखते हैं, तो जलीय आवास में प्रकाश को देखते हैं तो इस जो जलीय आवास में प्रकाश सीधा जलीय आवास को इफेक्ट करता है। और इफेक्ट कैसे करेगा? मान लीजिए ये तालाब है और सूर्य की प्रकाश की किरण ये आ रही है और इस तालाब में पानी भरा हुआ है और इसमें जीव जंतु रह रहे हैं। जो ये प्रकाश की किरण इस सतह पर जाएंगे, सतह पे पहुंचने के वाले जो प्रकाश की किरण है इसको बोलते हैं लिटोरल। लिटोरल जोन। जो प्रकाश की किरणें सतह तक आती हैं या सतह तक ही प्रवेश करती हैं, इसको बोलते हैं लिटोरल जोन्स। और इस लिटोरल जोन्स पे जो मुक्त प्लावी हैं, पादप हैं, उनको प्रकाश मिलता है। और अगले जो प्रकाश आएगा वो मध्य वाले भाग में तक प्रवेश करता है। जो प्रकाश की किरणें मध्य वाले भाग तक जाती हैं, जो इस तालाब में जो हाइड्रोफाइट प्लांट है, जो जल निवन पादप है, वहां तक प्रकाश पहुंचता है। वो पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करते हैं, इसको बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। और प्रकाश की किरणें गहराई तक चले जाती हैं जहां पर कीचड़ उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं प्रोफेंडल जोन्स। और इस प्रोफेंडल जोन तक प्रकाश की किरणें बहुत ही कम पहुंचती हैं, तो जो ज्यादातर जो अनुकूल होती हैं प्रकाश की किरणें लिम्नेटिक जोन तक होते हैं। जो जल में पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और ये जो प्लांट है जो जल में पाए जाने वाले जंतुओं का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार इनका एक इकोसिस्टम चलता रहता है। अगला आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रकाश पादपों को इफेक्टिव करते हैं। प्रकाश के द्वारा ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। अगला है प्रकाश। पौधे प्रकाश के प्रति अपनी प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, जिससे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाशानुवर्ती। जिधर से उस साइड से प्रकाश आएगा और जो पौधा है प्रकाश की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाशानुवर्ती। अगला है ताप। ताप को हम केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में मापते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा जो बुखार का जो ताप मापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। जो ताप
जीव जंतु तथा वातावरण को प्रभावित करता है। आप लोगों ने सुना होगा उच्च ताप रक्तधारी जीव जंतु, निम्न ताप रक्तधारी जंतु, वो क्या करते हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा जो शीत ऋतु में जो शीतीय आवास में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उनके शरीर का आकार बड़ा होता है, और जो जंतु शीतीय आवास में पाए जाते हैं उन जंतुओं के कुछ अंग छोटे होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एलन का नियम। एलन के नियम में यह बताते हैं कि जो जंतु शीत आवास में रहते हैं तो इनके भारी अंग छोटे होते हैं, और भारी अंग छोटे होंगे तो ऊष्मा का ह्रास कम करते हैं, ऊष्मा का ह्रास कम करते हैं, और ये क्या कहलाता है, एलन का नियम। दूसरा है बर्गमैन का नियम। बर्गमैन के नियम से यह कहता है कि जो शीत आवास में पाए जाने वाले जंतु, शीत आवास में पाए जाने वाले जंतुओं का आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, और कुछ जो जंतुओं के शरीर पर बाल भी पाए जाते हैं। जो ताप है पौधों की गति को भी प्रभावित करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन हो गया। जैसे तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तेज होगी, और तेज होगी तो पौधे मुरझा जाते हैं। जंतुओं पर भी इफेक्टिव होता है, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को प्रदर्शित करता है। अगला है दाब। दाब ये वायु दाब को नाम से जाना जाता है इस दाब को, और वायु दाब के कारण ही बरसात, तूफान आंधी आती है। और दाब को हम देखते हैं कि दाब जो जलीय आवास में, किसमें, जलीय आवास में दाब गहराई के साथ बढ़ने पर ज्यादा बढ़ता जाता है। क्या होता है, गहराई में बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, और इसी कारण जो जंतु हैं जल में रहते हैं वो इस दाब के कारण क्या होते हैं, जीवन यापन करते हैं। और इसी दाब के कारण आंधी, तूफान, बरसात आती है। अगला है पवन। और ये पवन जो बरसात लाने का कार्य करती है। प्रशांत महासागर से पवन उठेंगी, वो आकर के हिंद सागर में मिलती हैं, और ये आकर के बरसात को लाती हैं। ये हो गया आपका भौतिक कारक कंप्लीट। अगला है रासायनिक कारक। रासायनिक कारक में हम देखते हैं पहला जल। जल आप लोगों को पता होगा कि जल का सूत्र क्या है, H2O। H2O जल के हम गुण देखते हैं तो जल पारदर्शी होता है, जल का कोई कलर्स नहीं होता, और जब जल का कलर नहीं होगा तो यह शुद्ध जल कहलाता है। जैसे गंदा जल होगा तो जल कलरफुल पाया जाता है, जो पीने योग्य नहीं होता। और इस पारदर्शी जल के आधार पर जो जलीय आवास में पाए जाने वाले पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, लिटोरल जोन्स, लिम्नेटिक्स जोन्स, प्रोफेंडल्स जोन्स, जो पारदर्शी जल की वजह से प्रकाश की किरणें प्रवेश कर पाती हैं। मान लीजिए जल गंदा है या कलरफुल है तो वो क्या हो, प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और नीचे गहराई तक नहीं जाने देती हैं। तो क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। जल की जो ऊष्मा है वो अत्यधिक होती है, और जल का जो घनत्व होता है वो जल का घनत्व 4 डिग्री से होता है। और इस प्रकार जल जीव जंतु तथा पर्यावरण को इफेक्टिव करता है। अगला है वायु। वायु में आ जाती हैं गैसें, और गैस से कौन सी, ऑक्सीजन गैस, CO2, नाइट्रोजन गैस, अन्य। यह भी वातावरण को इफेक्ट करती हैं। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% है,
CO2 की 0.03% है, जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78% है। और ये ऑक्सीजन जीरो में श्वसन के कार्य करता है, जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जबकि CO2 जलीय आवास में मिलकर के कार्बोनेट का निर्माण करता है और इसको अम्लीय बनाता है, और इस प्रकार ये पर्यावरण को इफेक्टिव करता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आगे चलकर नाइट्रेट का निर्माण करता है, जो अन्य प्रोसेस के द्वारा जो इसको वातावरण को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ये सारी गैसें हैं। अगला है मृदा के प्रकार। मृदा कई प्रकार की होती है, रेत चिकनी मृदा, दोमट मृदा और काली मृदा ये होती है। और मृदा का जब सोल्स प्रोफाइल्स पढ़ते हैं, सोल प्रोफाइल्स में 4 पार्ट होते हैं, A, B, C, D। जो ए प्रोफाइल्स को हम देखते हैं सोल की, A00, A0 और A1 और A2, जो 5 उपावस्था में बटी रहती हैं। जो ए अवस्था प्रोफाइल्स देखते हैं तो ए पर क्या होता है, इस पर जो कूड़ा कचरा डला होता है, इसकी जो सरफेस पर उपस्थित होता है और ये धीरे धीरे अपक्षरित होता जाता है, और जिसके द्वारा ह्यूमरस की मात्रा बढ़ती जाती है। और अगला आता है बी स्तर में कुछ मात्रा में तत्व उपस्थित होते हैं। सी और डी में प्रचुर मात्रा में तत्व उपस्थित होते हैं। अगला है पोषक तत्व। आप लोगों ने पोषक तत्व पढ़े होंगे, और पोषक तत्वों को 2 प्रकारों से पढ़ा होगा, सूक्ष्म पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कम मात्रा में उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन। एक और आ जाता है निकल। लेकिन निकल को ना तो सूक्ष्म पोषक तत्व में रखा गया है, ना ही स्थूल पोषक तत्व में रखा गया है, जबकि इनको छोड़ करके बाकी के जो तत्व हैं वो स्थूल में आ जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। जो पोषक तत्वों की संख्या 17 है। एक नया जुड़ गया है निकल, नहीं तो पहले इसके पोषक तत्वों की संख्या 16 थी। अगला है मृदा का पीएच। मृदा का पीएच भी वातावरण को इफेक्टिव करता है। मृदा का पीएच पौधों को ज्यादातर इफेक्टिव करता है। जैसे पौधे मृदा में वृद्धि करते हैं तो मृदा का पीएच को चेक किया जाता है, जांचा जाता है कि मृदा क्षारीय या अम्लीय है, और इस प्रकार ये पीएच पादपों को प्रभावित करता है। अगला पढ़ते हैं जैविक कारक। जैविक कारक में जीव जंतु आते हैं और पेड़ पौधे आते हैं, तो ये पर्यावरणीय कारक है। अगला जैविक कारक, और इसको हम 2 प्रकार से विभेदित करते हैं, अंतरजातीय जैविक कारक और अंतरजातीय जैविक कारक। अंतरजातीय जैविक कारक का अंतरजातीय का मतलब है एक ही जाति के जीव पाए जाते हैं, और इसको बोलते हैं अंतरजातीय। और ये अंतरजातीय जीव समूह, पहला है समूह, मतलब एक ही जाति के जीव समूह में रहते हैं और एक दूसरे से संबंधों को बनाए रखते हैं। और अगला है परिवार व जोड़े। कुछ जंतु, एक ही जाति के जंतु नर व मादा मिलकर के जोड़े का निर्माण करते हैं तथा परिवार का निर्माण करते हैं। और ये जो नर वाला भाग है केवल मैथुन्स प्रेजेंस काल में मादा के साथ रहता है। जो संतति उत्पन्न होती है वो मादा उसका संतति पेरेंटल स्केर्स करती है। अगला है समाज। कुछ जंतु हैं एक ही जाति के समाज का निर्माण करते हैं और समाज को मिलकर के बनाए रखते हैं। अगला है स्वभक्षण। स्वभक्षण में एक ही जाति के जीव आपस में स्वभक्षण करते हैं और इनका एक ही जाति के जीवों का एक ही भोजन होता है।
भोजन, आवास, प्रजनन, इसके प्रति स्पर्धा होती है और ये एक दूसरे को खत्म करने का मौका ढूंढते रहते हैं और एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इसको बोलते हैं स्वभक्षण। अगला है स्पर्धा। स्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन। कंपटीशन होता है जब मान लीजिए एक क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा होती है तो वो जनसंख्या के कारण संसाधनों की कमी आ जाती है, जैसे आवास हो गया, भोजन हो गया, प्रजनन हो गया। और इस स्पर्धा के लिए जीवों में कंपटीशन होता है। जो कंपटीशन को जीतता है वही आगे चल करके अपना जीवन यापन करता है। अगला देखते हैं अंतर जातीय। अंतर जातीय में एक या एक से अधिक जाति के जीव आपस में समूह में या मिल करके रहते हैं और एक दूसरे से संबंध बना करके रहते हैं। पहले देखते हैं उदासीनता। उदासीनता में देखते हैं कि एक ये ऐसे जीव होते हैं ना तो किसी को लाभ पहुंचाते हैं ना किसी को हानि पहुंचाते हैं, और इस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं? उदासीनता। अगला है सहभोजता। सहभोजता क्या होती है कि एक जीव को लाभ हो रहा है, दूसरे जीव को ना तो हानि हो रही है, और ऐसे को बोलते हैं सहभोजता। और सहभोजता का एक मोस्ट उदाहरण है जो मनुष्य की आंत्र में पाए जाने वाला इकोलाई जीवाणु होता है, जो हमारे आंत्र से भोजन को प्राप्त करता लेकिन हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इसको बोलते हैं क्या? सहभोजता। अगला देखते हैं सहोपकारिता। और सहोपकारिता वो होती है जो दो जीव आपस में या दो जाति के जीव आपस में मिलकर के रहते हैं और ये दोनों को लाभ पहुंचता है तथा एक दूसरे को नुकसान नहीं होता। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइकेन्स, और लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन शैवाल तथा कवक से मिलकर के बना होता है और ये जीव एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते और दोनों को फायदा होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करेगा। जब क्यों करेगा? क्योंकि शैवालों में बढ़क पाए जाते हैं, जबकि कवक जमीन से पोषक पदार्थों को या तथा खनिजों को अवशोषित करता है और तथा बदले और इनकी आवास तथा सुरक्षा का कार्य करता है और इन दोनों आपस में संबंध बनाए रखते हैं। एक सुना होगा अगला कि सहजीवी में आ जाता है। सहजीवी अगला लेगुमिनेसी पादप। और लेगुमिनेसी पादप की जो जड़ें होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? राइजोबिया जीवाणु। और राइजोबिया जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है, वो पादप को देता है और इसको पादप इसको भोजन का कार्य करता है। ठीक है ना? ये हो गया तुम्हारा सहोपकारिता। अगला है परजीवता। परजीवता वह जीव जो परपोषी से भोजन प्राप्त करता है परजीवी कहलाता है, और वह जीव जिस पर परजीवी भोजन के लिए आश्रित होता है उसको बोलते हैं परपोषी। और इसमें एक को तो लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है। मतलब परजीवी को लाभ और परपोषी को हानि होती है। और ये परजीवता आंतरिक हो सकती है, बाह्य हो सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जू जीव जंतु के शरीर पर रहता है, जो ऊपर से ही रक्त का शोषण करता है और धीरे धीरे उस परपोषी को नष्ट कर देता है। और ऐसा उदाहरण किसका होता है? परजीवता का। अगला है परभक्षण। परभक्षण को बोलते हैं प्रीडेटर, मतलब शिकारी। और शिकारी दूसरे जीवों को मार करके खाता है। क्या करता है? मार करके खाता है। एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स एल्टन। और चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड का नाम दिया और उन्होंने परजीवता और परभक्षण पर एक वाक्य दिया। इन्होंने वाक्य दिया कि परजीवता एक जीव की आमदनी है, अतिथेय आमदनी, जबकि परभक्षण एक जीव की अतिथेय पूंजी है। आमदनी कैसे? धीरे धीरे इसको नष्ट करता जाता है, लेकिन ये एक पूरे जीव को नष्ट कर देता है, मतलब पूंजी होती है। अगला है कंपटीशन। और
जीवों में संसाधनों की कमी आती तब जाके क्या होता है, स्पर्धा होती है। और आप लोगों ने जीव जंतुओं में कंपटीशन देखा होगा, कुछ बैलों में देखा होगा, हिरणों में देखा होगा। तो संसाधनों की कमी के कारण या मुखिया बनने के कारण इन जीवों में आपसी लड़ाई होती है। देखा होगा, दो जीव आपस में लड़ते हैं जब, या मान लीजिए जैसे बैल्स हो गए या हिरण हो गए, दोनों जब लड़ते हैं तो ये दिखावटी लड़ाई होती है। जो जीत जाता है, और जो जीत जाता है तो उसका मुखिया या उसका लीडर्स बना दिया जाता है और उसको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। जो दूसरा जंतु हार जाता है वो अलग हट जाता है तथा अपना जीवन यापन करता रहता है। और इस प्रकार पर्यावरणीय कारक के जैविक तथा अजैविक कारक आपके कंप्लीट होते हैं। आगे की ये आपका जो नया जो लेसन है समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।